अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड होप यू आर वेरी वेल। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था वो था कि एक मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं। आपको पता है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है उसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि जब भी आपके पास डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट मतलब कि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मसला यह है कि मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो उस प्रकार का डाइपोल नहीं होता है जिस प्रकार का हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा है। तो यहां पर एक लूप जो करंट होती है, अगर एक आपके पास एक करंट लूप बन गया, एक करंट लूप बन गया तो वो मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। जो इससे पहले लेक्चर है उसमें तो हमने ये पूरा देखा है कि हाँ, एक करंट लूप को ही हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। अब जब हमें ये पता चला कि एक करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे तो फिर आप ये क्यों नहीं कह सकते कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो वो तो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। तो जब चार्ज कैरियर चलेगा तो वो तो करंट बनाएगा। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो तो एक करंट को birth देता है, और वो कौन सी करंट है, वहां पर वो लूप बना रहा है। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी उसका वो डाइपोल बनाना चाहिए और उसका कुल डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट पक्का होगा फिर। तो दैट इज व्हाई उस लेक्चर का कंसिक्वेंस ये है कि आज ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ रहा है, ये एक्चुअली उस जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया है उसका कंसिक्वेंस है ये। तो टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है। पहला क्वेश्चन ये नहीं है कि उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पहला क्वेश्चन ये कि वो डाइपोल है कि नहीं है। आप कहेंगे कि वो डाइपोल है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, क्या वो डाइपोल है? हाँ, बिल्कुल मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल हम उसी को कहते हैं जो करंट लूप बनाएगा। तो जब चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमा तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द करंट है, तो वो करंट लूप है। और जब आपके पास करंट लूप है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है। जब आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल बन गया तो इसका मतलब है कि आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। दैट इज व्हाई हमारा टॉपिक ये बन रहा है कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का आप डाइपोल मोमेंट निकालिए। वो कौन सा डाइपोल होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करूं जो आपने 11th में भी पढ़े और 12th जो है उसमें मॉडर्न फिजिक्स, तो वहां पर भी आपने मॉडल्स ऑफ एटम के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पर एक मॉडल आता है जो हमें नील्स बोहर ने दिया था, ठीक है। तो नील्स बोहर ने हमारे लिए एक मॉडल दिया है एटम का, हाइड्रोजन लाइक एटम का। एक्चुअली उसने हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया है, या वन इलेक्ट्रॉन एटम मॉडल दिया है उसने। तो आपको पता है कि वहां पर बोहर्स मॉडल जो है, मैं यहां लिख ही लेता हूं, जो बोहर्स मॉडल है, तो वहां पर आपको पता है कि बोहर साहब ने हमें कितने पोस्टुलेट दिए? 3 पोस्टुलेट दिए। तो 3 पोस्टुलेट्स में बोहर्स मॉडल कंप्लीट होता है। तो पहला पोस्टुलेट ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किन में चलता है। तो उसने बोला कि उसके लिए कोई भी ऑर्बिट नहीं चलेगा, उसके लिए स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। तो पहला ये है, पहला जो पोस्टुलेट है वो है existence of special orbits। जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब कि वो किन ऑर्बिट्स में चलता है। हर कोई ऑर्बिट में वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ड्रा कर सकते हैं। उसने बोला हर किसी ऑर्बिट में ये नहीं चलेगा, इसके लिए कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इन स्पेशल ऑर्बिट्स की। तो उन स्पेशल ऑर्बिट्स के लिए उसने डेफिनेशन दे दी और वो दूसरा पोस्टुलेट बन गया। मगर ये स्पेशल ऑर्बिट्स उसने ये बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में चलेगा तब तक ये
एनर्जी को लूज नहीं करेगा। ये एनर्जी यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में चलेगा तो ये एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा, मतलब कि दीज आर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। समझ में आया? तो अब मसला ये कि इस पोस्टुलेट यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्बिट्स, ये स्पेशल ऑर्बिट्स की डेफिनेशन क्या है, तो उसके लिए उसने दूसरा पोस्टुलेट दिया। बोला कि ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं ये इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, वो NH/2 पाई के बराबर होता है। तो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पेशल ऑर्बिट्स इज इक्वल टू NH/2 pi, where N is equivalent to 1, 2, 3 जो भी है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वही ऑर्बिटस होंगे, आपके पास वही स्पेशल ऑर्बिटस बनेंगे, आपको वही नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिटस बनेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा। H तो पता ही कितना है, 2 पाई पता है, तो N का वैल्यू 1 दे दी, तो जब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा आप देखिए कि कौन सा ऑर्बिट, इस किस ऑर्बिट में इतना एंगुलर मोमेंटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बाकी किसी और ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। बाकी किस ऑर्बिट में वो घूम सकता है, जब N का वैल्यू यहां 2 करेंगे तो 2H/2 पाई, यानी कि जिस ऑर्बिट या जिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/पाई होगा तो उसमें भी घूम सकता है। तो इसका मतलब कि this gives the definition of these special orbits। तो तीसरा पोस्टुलेट तो आपको पता ही है, that is called quantum jumps। तो ये है तीसरा पोस्टुलेट। तो मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज किया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम जंप्स आपको पता है कि जो ये जंप करता है वो क्वांटम होते, क्वांटाइज्ड होते, ये हर किसी ऑर्बिट, मतलब कि जितने भी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स आप बना सकते हैं तो उन पे ये नहीं जंप कर सकता है, तो ये इन ही जो स्पेशल ऑर्बिट्स है तो इन पे ही जंप करेगा। तो उतनी एनर्जी ले लिया तो फिर ये वो रिलीज करेगा, उनको जंप बोलते हैं, क्वांटम जंप इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन। तो वो तो आपको पता ही होगा। तो दिस गिव्स द postulates of the Bohr's model of atom। मैंने ये नहीं पढ़ाना है, मगर मैंने आपको ये बात बतानी है कि जो Bohr's model of atom है ये बोलता है अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, समझ में आया? एक सेकंड, अगर आपके पास ये कोई एटम है और उसका ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो उसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट है, आपको पता है कि हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो एक ही ऑर्बिट है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है इसमें घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन दिस ऑर्बिट। बोला कि ये इसके इर्द गिर्द जब घूमता है, ये जब इसके इर्द गिर्द घूमता है तो पहले ऑर्बिट में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, N का वैल्यू क्या देंगे आप 1, तो वो बनेगा H/2 पाई। तो इस ऑर्बिट की स्पेशलिटी ये है कि इस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो H/2 पाई होगा एज फार एज द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम इज कंसर्न। समझ में आया? तो वो तो हम बाद में अप्लाई करेंगे, मगर मैंने यहां पर बता दिया क्योंकि आगे ये मुझे काम आ जाएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, चलो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूम रहा है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, समझना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है इस फर्स्ट स्पेशल ऑर्बिट में, या फर्स्ट एनर्जी लेवल जिनको हम बोलते भी हैं, तो इस ऑर्बिट में ये जब घूमेगा तो क्या होगा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज नथिंग, इट इज अ चार्ज कैरियर, एंड व्हेन चार्ज कैरियर मूव्स इट फॉर्म्स और इट जनरेट्स अ करंट, एंड व्हेन देयर इज अ करंट देन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमा, तो जब ये घूमा तो इसने करंट बनाई, तो वो करंट कैसी है, ये एक करंट लूप बन गया। आर यू गेटिंग मी? और इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा वहां पर हमने ये देखा कि करंट लूप को हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो इसका मतलब यह कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये आपको एक
करंट लूप बना देता है। तो इसका मतलब है कि ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, इट constitutes a magnetic dipole. When it is a magnetic dipole, this revolving electron, then it will create a magnetic dipole moment, and we have to calculate that magnetic dipole moment of this revolving electron. समझ में आया? बहुत अच्छा। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वो तो आपको पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M is equivalent to IA, where I is the current and A is the area of that loop. क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल ना होगा, और मैग्नेटिक डाइपोल तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास एक करंट लूप ना होगा। दैट इज वाई ये एरिया उसी लूप का होता है। तो यहां पर भी ये एक लूप बना रहा है। चलो फर्ज करते हैं कि ये जो पहला ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, चलो इस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हम मानते हैं आर, ऑर्बिटल रेडियस आर है, आर गेटिंग मी? और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, चलो ये v स्पीड के साथ घूम रहा है, मतलब कि इसकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी रखी हमने v, हमें नहीं पता वो कितनी है, हमें नहीं पता ये r कितना है, ये तो आपने बहुत मॉडल ऑफ एटम में कैलकुलेट किए होंगे। मगर मैं अभी फिलहाल ये कह रहा हूं कि सपोज हमें ये नहीं पता कि इस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, मगर होगा कुछ, तो चलो मान लिया r है, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी कुछ ऑर्बिटल स्पीड होगी, चलो वो ऑर्बिटल स्पीड हमने कितनी मानी, v। तो अब ये चीजें हमें पता है। अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है कैसे घूमा, मैं आपको बता रहा हूं कि चलो मैंने फर्ज किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और कन्वेंशनल करंट की क्या डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। क्योंकि आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट अपोजिट डायरेक्शन होती है। नो डाउट मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट आपको मैंने ये इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल करंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर की तरफ है, बट आपको पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम यहां पर नहीं कंसीडर करते, हम हमेशा कन्वेंशनल करंट को फॉलो करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। समझना मेरी बात। चलो मैं यहां पर कन्वेंशनल करंट रेड मार्कर से दिखाता हूं। तो इस तरफ कन्वेंशनल करंट होगी, आर यू गेटिंग मी, और इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी, आर यू गेटिंग मी। ये मैंने डायरेक्शन बता दी, मगर याद रखना ये आपको काम आ जाएगा अभी। चलो अब क्या करेंगे, अब हम चलो देखते हैं कि पहले अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, अब तो हमें पता है कि ये एक डाइपोल बन गया, तो क्योंकि ये एक लूप बन गया, तो लूप करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो अब इसका जो ओवरऑल टॉपिक का नाम है, हमने निकालना है डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है। चलो इसका तो एरिया पता है, मगर पहले हमने क्या निकालना है, करंट। तो दैट इज वाई वी विल फर्स्ट लुक फॉर द करंट विच जनरेटेड बाय दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितनी करंट जनरेट करेगा, पहले हम वही करंट निकालेंगे, क्योंकि वो हमें काम आ जाएगा। चलो यहां पर लिखते हैं कि ये करंट किसके बराबर होती है। तो बट यू नो वेरी वेल करंट किसके बराबर होती है, करंट होती है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना चला, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात। मैं यहां पर इसकी डायरेक्शन नहीं देखता हूं, मुझे पता है डायरेक्शन कौन सी है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और इसकी डायरेक्शन ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि ये जो करंट होता है ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है। बहुत अच्छा, तो पता ये चार्ज कितना घूम रहा है, अरे एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई। बहुत अच्छा, मैं अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, साइन के साथ कोई मतलब कि यहां पर परेशानी मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि वो तो हमें पता है कि वो डायरेक्शन के साथ रिलेट होता है, वो तो सब पता है। तो इसका मतलब कि करंट का मैग्नीट्यूड, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो होगी E डिवाइडेड बाई टाइम। कितना टाइम लगा वो तो हमें नहीं पता, चलो इतना तो पता चलेगा कि चलो इसको पूरा टाइम एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम टी लगता है। यू नो वेरी वेल दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सपोज इतना चार्ज चल रहा है और एक सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में इसको कितना टाइम लगता है, टी।
तो चार्ज पर यूनिट टाइम। अब मसला ये कि चलो करंट तो पता है E/T है, मगर अब T नहीं पता, E तो पता चल गया 1.6 into 10⁻⁻19। वो तो सिंपल है। नाउ we have to find the current and we have find the current, but in current we have to yet find the time period। अब टाइम पीरियड नहीं पता तो टाइम पीरियड को पहले कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि अब यहां पर हमने टाइम पीरियड को निकालना है। बट आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यहां पहुंचा तो इसको कितना टाइम लगा, T टाइम। तो किस स्पीड के साथ जा रहा है, V स्पीड के साथ। तो इसका मतलब कि स्पीड भी पता और ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब कि आपको डिस्टेंस भी पता, आपको स्पीड भी पता, तो टाइम तो पता चल गया। आर गेटिंग में बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जोड़ में टाइम। आर गेटिंग में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। एम आई राइट? सो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर T इज इक्वल टू, आप बोलेंगे T क्यों? क्योंकि हमें करंट चाहिए, करंट चाहिए इस रिलेशन के मुताबिक। तो करंट को खोज करने के लिए हम निकले, तो करंट की खोज हो रही थी मगर वहां से T आया, तो अब T की खोज हो रही है। तो T किसके बराबर होगा, डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस ये करेगा, क्योंकि इतना टाइम लगा टाइम पीरियड, तो ये डिस्टेंस करेगा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, 2πr। एम आई राइट? तो 2πr where r is the orbital radius। इस ऑर्बिट का क्या रेडियस है, एम आई राइट? बहुत अच्छा। डिवाइडेड बाय स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस जोड़ बाय स्पीड, हाउ मच इज द स्पीड, इट्स सिंपली v। तो डिवाइडेड बाय v, तो इसका मतलब यह है कि हमें पता चल गया कि हाउ मच इज द t, क्योंकि RV ये तो आपको बोर्ड मॉडल ऑफ एटम से पता चल ही जाएगा, तो इसका मतलब T भी पता चल गया। जब आपको T पता चल गया तो T का वैल्यू उठा के इधर पटक दे तो यू विल गेट द करंट। सो देयरफॉर जो आपको करंट का वैल्यू आ ही जाएगा, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, I किसके बराबर है, E डिवाइडेड बाय T। और T का वैल्यू यहां से ले ले, तो T का वैल्यू यहां से जब लेंगे तो इधर देंगे, तो T किसके बराबर, 2πr, 2πr डिवाइडेड बाय V, तो तीसरा डिवाइड ऊपर आ जाएगा। एम आई राइट? दिस इज द करंट विच इज जनरेटेड बाय दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इतनी करंट आ गई। अब हमें तो पता है कि करंट आ गई, ठीक है। अब करंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया के साथ, वी विल गेट द मैग्नेटिक मोमेंट। एम आई राइट? तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एम आई राइट? बहुत अच्छा। तो अभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने करंट का भी मैग्नीट्यूड निकाला, तो वो डायरेक्शन इसकी तो पता है हमें। तो देयरफॉर नाउ हम निकालेंगे, अब यहां पर क्या हम निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो नाउ M इज इक्वल टू, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट, लूप करंट। एम आई राइट? तो इस करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है और किसी का नहीं होता, क्योंकि वही करंट लूप डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, और जब मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो दैट इज व्हाई डाइपोल मोमेंट है ये। बट ये याद रखना, इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसके बराबर होता है, I का वैल्यू यहां से ले ले, तो इट इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय 2πr। Am I right? बहुत अच्छा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। हाउ मच इज द एरिया ऑफ दिस करंट लूप, तो ये एक सर्कल है, तो इसका एरिया होगा πr²। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे πr²। Am I right? तो यहां से इसको इवॉल्वेट करिएगा, ये एक R और एक R कटा, ये पाई और पाई गॉट किल्ड। तो ये जो M है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो किसके बराबर होगा, EVR by 2। Am I right? बहुत अच्छा। वेलोसिटी यानी कि ये स्पीड है, स्पीड इंटू रेडियस, स्पीड और रेडियस टेंजेंशियल, स्पीड टेंजेंशियल है और रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल, वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता, तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता, और ये v का परपेंडिकुलर के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इसका मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट, रोटेटिंग इफेक्ट। आर यू गेटिंग मी? तो मैं क्या करता हूं, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको मैं यहां पर एक चीज करता हूं, EVR
आर में नहीं लिखूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर वी आर लिखूंगा, डिवाइड बाय करेंगे 2। आप बोलेंगे कि सर अभी तक तो आप फिलहाल ठीक लिख रहे हैं, मगर मैं यहां पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंट, मोमेंटम, एम आई राइट। तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर की ओर, जिधर की ओर वेलोसिटी होती है, और लीनियर मोमेंटम के साथ ये रेडियस है, रेडियस वेक्टर है, एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कि बोहरस मॉडल क्या देता है, दैट इज व्हाई मैंने यहां पर MVR लिखा, बिकॉज मैंने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कौन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। That is why in order to get the magnetic dipole moment in terms of the angular momentum, we have to multiply it with m and divide by the mass of the electron. Am I right? बहुत अच्छा। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड E MVR, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही घूम रहा है, स्पीड, टैंजेंशियल स्पीड, यहां ऑर्बिटल स्पीड बोलिए, इनटू रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस, यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम। एम आई राइट, MVR इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो L मैग्नीट्यूड होगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, ये होता है एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का या एक करंट लूप का, जो किसने क्रिएट किया, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने, वो होता है EL/2me, वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां पर एक चीज करता हूं, वो क्या है कि एक रिलेशन में यहां पर आपको बता दूं कि उसको क्या बोलते हैं। अगर मैं इस L को इधर डिवाइड कर दूं तो इट इज नॉट M, इट इज नॉट मास, ये याद रखना, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट, इधर मास है, दैट इज व्हाई मैंने इसके सबस्क्रिप्ट E लिखा, अदरवाइज दिस M गॉट मैच्ड विद दिस M। तो दैट इज व्हाई इनको डिफर करने के लिए मैंने इधर सबस्क्रिप्ट E लिखा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड निकल रहा, तो मास, ये मैग्नेटिक मोमेंट, एक सेकेंड, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय L यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय 2me। तो आपको पता है कि E इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि ये वाला जो रेशियो है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम, ये हमें एक कांस्टेंट निकलता है। क्या निकलता है, कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर चार्ज कैरियर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर ये कोई और चार्ज कैरियर होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो उसका मास आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो फॉर ए पर्टिकुलर चार्ज कैरियर, this ratio is constant for different charge carriers. Are you getting me? Is different for different charge carriers. तो फिलहाल तो ये constant निकल रहा है, तो that is why मैंने L को इधर डिवाइड किया। इस मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, जो आपको ये रेशियो निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, कांस्टेंट। तो इस रेशियो का एक अच्छा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि गायरो मैग्नेटिक रेशियो जो है, वो एक चार्ज कैरियर के लिए कांस्टेंट रहता है। It does not depend upon the radius, it does not depend upon the size of the orbit, वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है, नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो जो चार्ज कैरियर है वो कौन सा है, क्योंकि उसका मास यहां पे आ रहा है, उसका चार्ज यहां पे आ रहा है। तो फॉर ए पर्टिकुलर चार्ज कैरियर, द गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चार्ज कैरियर्स। एम आई राइट? तो ये चीज मैंने यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट
बता दिया आपको कि यहां से हमें एक रेशियो निकलता है, वो कांस्टेंट निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। आप इलेक्ट्रॉन के लिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। E is equal to 1.6 into 10 to the power -19 तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 into 10 to the power -31 kg। तो यहां पर इसका वैल्यू दे दीजिए, यू विल गेट द गैरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं, इसको यहां पर देखते हैं। ओवरऑल हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि इन वेक्टर नोटेशन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे हम इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। तो एम वेक्टर इज इक्वल टू, फिर आपको जो जो साइन होगी वो लेनी पड़ेगी। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो ई है, मगर आप वेक्टर में लिखा तो अब ई नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस ई लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये माइनस ई होगा। एम आई राइट? वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो दैट इज वाई अब साइन भी यूज होगी। तो एल एंगुलर मोमेंटम हो तो आपको पता है कि वो वेक्टर होता है डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम ई। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकलता है वो इसके बराबर निकलता है EL/2ME। आर्गेनिमी। अब मसला ये है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये किधर की तरफ होता है, जिधर की तरफ उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एंगुलर मोमेंटम आपकी ओर है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पीछे की ओर होगा, क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर टू दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, बाय राइट हैंड थंब रूल। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि ये रोटेशनल इफेक्ट होता है ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपकी ओर है, थंब की डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, देन यू कैन से दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, दैट इज इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। एम आई राइट? अब आप बोलेंगे कि सर हमें पता है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये उधर की तरफ होता है जिधर की तरफ एरे वेक्टर होता है। बहुत अच्छा, चलो एरे वेक्टर भी निकालते हैं। अब देखते हैं कि एरे वेक्टर किधर की तरफ होगा। चलो यहां पर आ जाते हैं वापस। तो अब एक और तरीके से मैं आपको इसकी डायरेक्शन बता दूं कि देखिए ये आपको पता है ये ऑर्बिट है और यहां पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूम रहा है, एम आई राइट? और कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ होगी। आपको पता है जब एरे वेक्टर निकालते हैं तो उसके लिए हमें कन्वेंशनल करंट यूज करनी पड़ती है। तो पता है ये कन्वेंशनल करंट किधर की तरफ है, वो क्लॉकवाइज है, तो कन्वेंशनल करंट इधर की तरफ है। तो एरे वेक्टर किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, एम आई राइट? तो एरे वेक्टर अंदर की तरफ होगा, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर की तरफ होगा, यानी कि इस करंट लूप के लिए अंदर की तरफ होगा। एम आई राइट? दिस we got this direction from the conventional current or from the area vector। अब यहां से देखिए, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का किधर की तरफ है, इस इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एम आई राइट? मैं कन्वेंशनल करंट नहीं ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एम आई राइट? तो ऐसे घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर की तरफ होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर होगी या इधर की तरफ मोमेंटम होगा। रेडियस वेक्टर ये है क्योंकि रेडियस वेक्टर हमेशा सेंटर से लेकर टुवर्ड्स दिस होता है। तो आर क्रॉस पी, क्योंकि आपको पता है कि एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो आर क्रॉस पी पता है ये इस इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किधर की तरफ है, आपकी तरफ। फ्रॉम दिस रिलेशन एंगुलर मोमेंटम इधर की तरफ है, आपकी तरफ। पता है ये डाइपोल मोमेंट इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का या इस करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ होगा, इस रिलेशन से इसके अपोजिट अंदर की तरफ है। एम आई राइट? तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया कि इस डाइपोल मोमेंट, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है। एक तो आपको पता ही था कि एरे वेक्टर कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द कन्वेंशनल करंट, एम आई राइट? और दूसरा तरीका है ये रिलेशन। तो ये रिलेशन यूज करके भी हमने निकाला कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो as far as this example is concerned, if the electron is assumed to be revolving around the nucleus in which direction or in which sense, in the anticlockwise sense, then we can say that magnetic moment is going to be perpendicular to the plane of this board but directed inwards. Am I right? For this particular example. अब
हम ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें ओवरऑल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालना है, तो अब हमें तो वो पता है कि m किसके बराबर है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। m इज इक्वल टू ई एल, बट आपको पता है कि L किसके बराबर होता है, NH/2π। तो अगर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो n का यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये मिनिमम निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस एंगुलर मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, h/2π। क्योंकि आप n का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो आप मिनिमम 1 दे सकते हैं। तो L मिनिमम क्या होगा फ्रॉम दिस रिलेशन। मिनिमम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां मिनिमम वैल्यू देंगे। तो n का वैल्यू मिनिमम क्या है, 1। तो L मिनिमम होगा h/2π। तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए L मिनिमम क्या होगा, h/2π। तो यहां पर आएगा E, L क्या होगा। तो अब ये एंगुलर, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके लिए है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक हाइड्रोजन टाइप इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम्स है उनके लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इधर मैं लिखता हूं, चलो मैं मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम लिखूंगा। एम आई राइट। मिनिमम क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर हम n का वैल्यू 1 देंगे। तो बताइए E, L का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, तो वहां पर आ जाएगा h/2π। h/2π लिखा इतना, उसके बाद डिवाइड बाय 2me, ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, तो जो मिनिमम पॉसिबल, जो सबसे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, वो यहां से निकलेगा आपको, क्योंकि हमने सबसे मिनिमम वैल्यू दे दिए, हमने n का वैल्यू भी 1 दे दिया और फर्स्ट ऑर्बिट में देख रहे। तो इसका मतलब है कि मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी E। हाउ मच इज E, आपको पता है, E भी पता, H प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी पता, ये सब पता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी पता, इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। एम आई राइट। तो उसका वैल्यू निकालते हैं। तो E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एम आई राइट। मैं ऐसा सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। 2 to r 4 इंटू पाई 3.14 into mass of electron 9.1 into 10⁻31 kg, and you will get, you are using the SI system, then you will get the unit of the magnetic moment in the SI system. But you know very well magnetic moment का unit क्या होता है, करंट इंटू एरिया। तो करंट का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो होगा वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम आई राइट। तो इसका वैल्यू निकालिए, तो जो आपको मिनिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन के लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगा, वो ये होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 ampere meter square, and this value is called as Bohr magneton. Are you getting me? This is called as Bohr magneton. तो जो फर्स्ट पॉसिबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, उसको हम बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो वो निकलता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल टॉपिक यही था कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो हमने निकाला, मगर हमने पहले ऑर्बिट के लिए निकाला। तो जब पहले ऑर्बिट के लिए निकाला, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए निकाला, कोई भी एटम जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए बोहर थ्योरी यूज होती है। तो दैट इज व्हाई हियर इज अ वर्ड बोहर मैग्नेटॉन। एम आई राइट। तो इस मिनिमम पॉसिबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। तो यही था हमारा टॉपिक। अब मसला ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि यह ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल, क्योंकि यह ऑर्बिट में घूम रहा है। बट यू नो वेरी वेल, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट यू नो वेरी वेल कि एक
और क्वांटम नंबर है, उसको बोलते हैं सुपिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर भी चार्ज घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट लाइक ए पार्टिकल आल्सो, यू नो वेरी वेल, इट इज नॉट लाइक ए पार्टिकल लाइक द अर्थ। जैसी अर्थ है सन के इर्द गिर्द घूम रही है और अपने इर्द गिर्द भी घूम रही है, तो इसका मतलब है कि रिवॉल्व भी कर रही है और स्पिन भी कर रही है। बट यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है समझना। आप ऐसा मत समझिए कि जैसे अर्थ स्पिन कर रही है वैसे भी कौन स्पिन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। बट याद रखना ये एक वेव भी है, याद रखना, एम आई राइट। तो उसके लिए तो आपको पता है कि उसके लिए थ्योरीज आई है, या गोल्डस्मिथ एंड ओहलनबर्ग उन्होंने वो कंसेप्ट दे दिया सुपिन का, बोला कि यस इलेक्ट्रॉन इज सुपिनिंग। उसके लिए एक और रिलेशन आई है जो इस सुपिन के लिए हम ये सुपिन को डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। तो वहां से भी पता चला कि यस इलेक्ट्रॉन सुपिन इज, और उसके लिए दो पॉसिबल स्टेट्स होती है, सुपिन अप एंड सुपिन डाउन। आर गेटिंग मी? ये चीजें आपको पता है। तो ये आपने क्वांटम, ये आपने वहां मॉडल्स ऑफ एटम में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। चलो मैं वो नहीं कह रहा हूं, मगर मैं इतना तो कहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन अभी तक ऐसे घूम रहा था, तो इसका मतलब है कि इतना मैग्नेटिक मोमेंट था। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। आई एम राइट नाउ? क्योंकि ये ऑर्बिट में घूम रहा है, बट यू नो वेरी वेल इट इज सुपिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मगर इसकी वैसी एक्सिस नहीं होती है जैसी अर्थ की होती है। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल बट अर्थ इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो दैट इज वाई जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, जिसके इर्द गिर्द वो खुद स्पिन करेगा, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता, क्योंकि ये खुद एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो इसका मतलब है कि यस वी हैव द एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स। तो उस स्पिन की वजह से भी ये चार्ज घूम रहा है। एक तो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो तो हमने देखा कि उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो इसका मतलब कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड को बर्थ देता है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये इसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहा, बट इट हैज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इस इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये स्पिन भी करता है। तो इसका मतलब कि चार्ज, एक चार्जर स्फीयर हम इसको मानते हैं, तो वो भी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जब वो स्पिन कर रहा है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट। एम राइट? तो इसका मतलब है कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट इसको नहीं होगा, मगर कम से कम स्पिन वाला तो होगा। वो बहुत कम होता है मगर होता है। एम राइट? तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आयरन वगैरह, ये सब, तो उनका जो मैग्नेटिज्म आता है, उनकी जो मैग्नेटिज्म है, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप फिजिकली फील कर रहे हैं, तो वो कहां से आया? वो उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन से आया, या वो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से आया। एम राइट? क्योंकि चार्ज घूम रहा है तो सर्कुलेटिंग करंट बना है, तो सर्कुलेटिंग करंट को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो जब मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। व्हेन यू आर हैविंग अ मैग्नेटिक डाइपोल देन यू विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। एक है रिवॉल्व होने से और दूसरा है स्पिन होने से। अगर ये रिवॉल्व नहीं करेगा फिर भी ये स्पिन करता है, तो स्पिन की वजह से उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट गिव्स द दैट इज एक्चुअली, अगर कोई ना होगा कम से कम वो तो होगा। तो ये हमें इस बात की गवाही देता है कि इस स्पिन की वजह से भी इसको मैग्नेटिज्म मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स या आयरन वगैरह है उनमें जो मैग्नेटिज्म आया वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। मगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अगर रिवॉल्व नहीं करता है तो कम से कम तो स्पिन तो करता है, तो स्पिन की वजह से आ गया। तो इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा केमिस्ट्री में फेरो मैग्नेटिज्म वगैरह, वो सब चीजें तो आपने देखा है कि पता ये Fe2 का ये इसका कौन सा ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है कि नहीं करता है, तो वो सब आपने पढ़ा है। मगर उसके पीछे रीजन यही है कि आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है, तो एक्चुअली उसका रीजन ये है कि वो स्पिन होने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो वो भी आपने देखा है कि वहां पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चलता है कि सेम स्पिन नहीं हो सकता है, अपोजिट स्पिन हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है, वहां में नहीं जाना है। मगर मैंने ये बता दिया कि एक्चुअली टॉपिक यहीं तक है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। मगर मैंने बोला कि इसके सिवा इसका एक और मैग्नेटिक मोमेंट आता है,
बट दैट इज कॉल्ड सुपर मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आल्सो सुपर इज। आर यू गेटिंग मी? तो अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ गया तो उससे तो पक्का आ ही जाएगा। नो डाउट दैट इज द थिन मैग्नेटिज्म, वो बहुत कम है मगर आता है। Am I right? तो यहां से हमें पता चला कि मैग्नेटिज्म की बर्थ कहां से आती है, क्योंकि जो भी कुत्ता, बिल्ली, मैं, आप, कुर्सी, जो भी है वो सब एटम्स के बने, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहे हैं, और जब वो स्पिन हो रहे हैं या रिवॉल्व हो रहे हैं तो वो तो मैग्नेटिज्म को बर्थ देंगे, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक डाइपोल को बना देते हैं, और जब वो मैग्नेटिक डाइपोल को बना देते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल का काम है डाइपोल मोमेंट क्रिएट करना, और मैग्नेटिक डाइपोल जब होगा तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड पक्का होगा। एम आई राइट? तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये जो टॉपिक है काफी है, तो थैंक यू, शुक्रिया।